नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, आज अपन बात करने वाले हैं सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण जिला दर्शन। जो जिला दर्शन की नई सीरीज हम लेकर के आए हैं, उस सीरीज के अंतर्गत मित्रों आज बात करने वाले हैं भरतपुर जिले की। क्लियर? तो तैयार हो जाइए, सभी पेन कॉपी उठा लीजिए और बिल्कुल रेडी टू रीड वाले मोड पे आ जाइए तुरंत पढ़ने के लिए। और देखिए, एक बार अपन की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन क्या क्या देखेंगे। राजस्थान जिला दर्शन हमारा चल रहा है, भरतपुर जिले की बात करने वाले हैं। आज दूसरी क्लास है मित्रों हमारी। ऐसी ही 50 क्लास रहने वाली हैं और 50 क्लासों में अपन कवर करेंगे राजस्थान के 50 जिलों को। नवीनतम जिलों के अनुसार, नए जिलों के अनुसार क्लास रहने वाली हैं। राजस्थान में सीटी, रीट, एसआई बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। उन सभी भर्तियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्लास रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए और स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की। मित्रों, जो भी भर्तियां आने वाली हैं उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए विनायक क्लासेस, राम राम सर, राम राम जी, है ना। चलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। बात करने वाले हैं सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भरतपुर जिले की राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है और राजस्थान सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि 4:15 बजे की बात हुई थी, है ना। 4:15 बज चुके हैं, मैं आ गया हूँ लाइव। आप लोगों को भी तुरंत जुड़ जाना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को, है ना। और जल्दी से जुड़ के कमेंट करना है ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। सभी विद्यार्थी जो लाइव जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, ताकि हमारी जो ये सेशन है इसको क्लियरेंस मिल सके और अपन आगे चल सके। जल्दी से कमेंट करके बता दो सारी व्यवस्थाएं क्लियर है ना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भरतपुर जिले की लोहागढ़, है ना। लोहागढ़ की बात करने वाले हैं, जिसका गढ़ ही लोहे का समान था, है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। सभी मित्र जो भी जोड़ रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दें, है ना, लाइक कर दें। चलिए बिल्कुल, विनायक क्लासेस क्लियर है, थैंक यू सर, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जिला भरतपुर की। कौन से जिले की बात करने वाले हैं? जिला कौन सा है अपना? भरतपुर है। और भरतपुर जिले की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ अब जो वर्तमान स्थिति है, अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 8 तहसीलें रह गई हैं भरतपुर जिले में, जबकि डीग में कितनी है? 9 है। डीग जो भरतपुर जिला है उसे तोड़ करके डीग जिला बनाया गया है। भरतपुर जिले को तोड़ करके विघटित कर करके डीग जिला बनाया गया। वर्तमान में यहाँ 8 तहसीलें हैं सर। कौन कौन सी 8 तहसीलें हैं उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 है नदबई, नंबर 2 है भरतपुर, उज्जैन, रुदावल, वैर, भुसावर, बयाना और रूपवास। ये हमारा भरतपुर का एरिया है कंप्लीट, है ना। ये हमारा भरतपुर का एरिया है वर्तमान में जो रह गया है शेष। बाकी इससे तोड़ करके एक नया जिला बनाया गया डीग। और देखिए यहाँ आज की क्लास में भरतपुर के इतिहास की बात भी करूँगा, भरतपुर के राजा महाराजाओं की बात करूंगा। महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह जी, इन सब की बात की जाएंगी, किशन सिंह जी की, सभी राजाओं की बात की जाएंगी, है ना। भरतपुर में क्या क्या देखने लायक है, कौन सी नम भूमि है, रामसर साइड जिसे कहते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिए सर, स्टार्टिंग करते हैं। चलिए देखिए आज की क्लास में हम किन किन बातों की बात करने वाले हैं। तो जिलों का सामान्य परिचय, अपन भरतपुर जिले के सामान्य परिचय की बात करेंगे। ऐतिहासिक पक्ष की बात करेंगे मित्रों, भौगोलिक पक्ष की बात करेंगे, वन्य जीव और अभ्यारण्य जो भरतपुर जिले के अंतर्गत आते हैं उन सब की बात करेंगे। इसके अलावा जिले की स्थापना कब हुई है, कैसे हुई है, सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। और मानचित्रों के माध्यम से अपन सारे तथ्यों की जानकारी लेंगे और जिले से जुड़ी हुई समसामयिक जो घटनाएं हैं, करंट की जो घटनाएं उनकी बात करेंगे। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, मैप के माध्यम से अपन बात कर रहे थे। तो ये हमारे भरतपुर जिले का मैप है, शायद सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। क्लियर है ना, ऑल क्लियर है सारी चीजें। चलिए यदि सभी को क्लियर दिख रहा है तो अपन बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ पर जो भरतपुर सिटी है, ये वाला जो आप लोग देखोगे, ये क्या है? अपनी भरतपुर सिटी, भरतपुर जो शहर है, ठीक है। इस हिसाब से जो ये भरतपुर शहर है हमारा, इस भरतपुर शहर में क्या क्या चीजें हैं तो सुन लीजिए। राजस्थान का नवीनतम संभाग है ना। पुराने अगर 7 संभागों की बात की जाए, वर्तमान में 10 संभाग है, 3 नए बढ़ गए हैं, लेकिन उन 7 की यदि बात की जाए तो उन 7 के हिसाब से देखा जाए तो ये नवीनतम संभाग है, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग पूर्वी सीमा का प्रहरी कहलाता है, पूर्व का प्रहरी कौन कहलाता है ना, या पूर्वी सिंह द्वार, है ना। तो पूर्व का प्रहरी कौन कहलाता है? लोहागढ़ दुर्ग कहलाता है। ब्रज महोत्सव यहाँ की खासियत है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर राजवंश का कुल देवता,
है ना। भरतपुर का जो राजवंश है जाट राजवंश, उस जाट राजवंश का जो कुल देवता है ना, वो लक्ष्मण जी हैं। चलिए, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भरतपुर में होता है सर, इसीलिए याद रखिए सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर में स्थित है क्या? सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है मित्रों, याद रखना है आपको, क्योंकि भरतपुर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ना। लोग पूछते हैं भरतपुर ने दुनिया को दिया ही क्या है, या भरतपुर ने राजस्थान को दिया ही क्या है, तो आप देख लीजिए भरतपुर वो है जो राजस्थान को सबसे अधिक सरसों देता है ना। सबसे अधिक सरसों कौन देता है? भरतपुर देता है राजस्थान को। अच्छा, बात करें सर और देखिए भरतपुर के बारे में, तो केवलादेव अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको कि रामसर, जिसको कि रामसर साइट, रामसर साइट घोषित किया गया, अर्थात नम भूमि। कैसी भूमि? नम भूमि केवलादेव अभ्यारण्य को घोषित किया गया मित्रों। केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, आर्द्र भूमि, देखिए नम भूमि या आर्द्र भूमि में शामिल है। 1981 से 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक है, इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है ना। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान इसे कहा जाता है, केवलादेव घना पक्षी विहार इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए आर्द्र भूमि में शामिल है और विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है अपने भरतपुर को। यहाँ बात करें सेवर की, सेवर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सर। अभी मैंने आपको बताया था सेवर में क्या है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। बात करें हम रूपवास तहसील की, तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो खानवा जगह कहाँ पड़ती है? रूपवास में पड़ती है। कहाँ पड़ती है खानवा जगह? रूपवास में। तो याद रखिए भरतपुर ने बहुत कुछ दिया है। भरतपुर सरसों उत्पादन में नंबर 1 है। भरतपुर ने अपना खानवा वाला स्थान दिया है। भरतपुर में बयाना का दुर्ग है ना। प्राचीन नाम बयाना का क्या है? श्रीपंत या सोनितपुर, सोनितपुर या श्रीपंत जो है प्राचीन नाम है बयाना का। और बयाना का जो दुर्ग है वो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध है सर। बाबर, देखिए खानवा युद्ध के बाद बाबर यहाँ आया था। ठीक है, उसके अलावा उषा मंदिर है और एक मृगमेहर मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को भरतपुर में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए कशिश जुड़ गई है हमारे साथ, नीरज भी जुड़ गई है। चलिए, तो ये सारी चीजें अपन ने बात की, भरतपुर के बारे में डिस्कशन किया। भरतपुर, सेवर, रूपवास, बयाना, केवलादेव। चलें आगे सर। देखिए सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं कि भरतपुर का सामान्य परिचय क्या है, तो देख लीजिए एक बार। प्राचीन काल में भरतपुर मत्स्य प्रदेश और एक और है सर सौरसेन, है ना। सौरसेन, ये रहा, देख लीजिए सौरसेन। तो मत्स्य प्रदेश और सौरसेन प्रदेश का एक भाग था। इस स्थान पर सिनसिनवार कबीला, कौन सा कबीला? सिनसिनवार कबीले के एक आदिवासी समुदाय का शासन था। 1505 ईस्वी में गोहद शहर की स्थापना की गई, जो कालांतर में जाट राज्य के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर को बसाया। तो सर जी काम की बातें याद रखनी है क्या कि भरतपुर पहले मत्स्य प्रदेश या अपन कहते हैं किसकी? सौरसेन प्रदेश, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। सौरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा हुआ करती थी और मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। तो इन दोनों का भाग रहा है। और यहाँ पर कौन सा कबीला सर? सिनसिनवार, है ना। सिनसिनवार कबीले का आधिपत्य रहा है। इसके अलावा बात करें तो भरतपुर शहर की स्थापना किसने की है? महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल जी द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना की गई। भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल जी द्वारा 1733 में की गई सर। तो 1733 में एक शहर बसाया गया। और कौन सा शहर है वो? तो याद रखिए भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट सुनिए। भरतपुर को मेवात क्षेत्र से अलग करने का तथा इसका नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर रखा गया है। याद रखें, इसको राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। बार बार बता रहा हूं सर, राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? सिंह कहाँ मिलते हैं? सरिस्का अलवर में, तो अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। राजस्थान का पूर्वी द्वार क्या है सर? भरतपुर है। ठीक है, आपको याद रखनी है बातें।
स्वतंत्रता के उपरांत जाट रियासत भरतपुर का विलय 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में किया गया था। क्लियर सर। वर्तमान में यह क्षेत्र एनसीआर में आता है। तो यहां से काम की बातें क्या हैं? एक तो याद रखना, भरतपुर का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है? भरत के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? ये जो राम जी के जो भाई थे भरत, उनके नाम पर भरतपुर रखा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था राजस्थान के एकीकरण के समय। मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था भरतपुर को राजस्थान के एकीकरण के समय। और सर यदि आगे बात करें हम तो देख लीजिए, राजस्थान को पूर्व का क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वार कहा जाता है। कौन सा द्वार कहा जाता है? पूर्वी द्वार कहा जाता है। बड़ासुर की नगरी है बयाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ासुर की नगरी है बयाना। चलिए आगे चलते हैं। यहां से आगे देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि की यदि मैं बात करूं, है ना, ऐतिहासिक दृष्टि की यदि मैं बात करूं तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। 2 ही जाट रियासत थी। कौन कौन सी? भरतपुर थी एक, दूसरी थी धौलपुर। लोक मान्यता के अनुसार भरतपुर का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई किसके नाम पर? भरत के नाम पर भरतपुर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? भरत के नाम पर भरतपुर पड़ा। और सुनिए, भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता लक्ष्मण जी थे। कौन से जी थे? लक्ष्मण जी को भरतपुर के जाट वंश का कुल देवता माना जाता है। याद रखिए, आज भी भरतपुर में लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। आज भी डीग में लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। कुमेर में लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। जहां जहां भरतपुर में जो जाट वंश रहा है वहां वहां इन्होंने लक्ष्मण जी के मंदिर बनवाए हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को जाट वंश का कुल देवता माना जाता है, भरतपुर धौलपुर वालों का। और याद रखिए, वंश के जो राज्य चिन्ह था उसमें भी लक्ष्मण जी का नाम अंकित था। याद रखिए, इनके जो राज चिन्ह थे उसमें भी लक्ष्मण जी का नाम अंकित था। तो अब आपकी बातें क्लियर हो रही हैं। भरतपुर कहाँ का द्वार है? राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर कहलाया। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान का जो पूर्वी द्वार है भरतपुर, भरतपुर का नाम भरत के नाम पर रखा गया है। क्लियर, भगवान भरत के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा बात करें तो लक्ष्मण जी यहाँ के कुल देवता हैं। कौन से देवता हैं? कुल देवता हैं। कौन? लक्ष्मण जी। चलिए आगे चलते हैं ऐसी जानकारी को लेकर के। देखिए, यहां से भरतपुर का इतिहास स्टार्ट होता है ना। आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ भरतपुर का इतिहास भी कलेक्ट करके लाया हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। सुन लीजिए सर, ज्यादा डीपली ना जाते हुए इन शॉर्ट में अपन चलते हैं। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है गोकुल भाई जाट से। कौन से भाई से? गोकुल भाई जाट से कहानी स्टार्ट होती है भरतपुर के जाट वंश की। क्लियर। तो भरतपुर के जाट वंश की कहानी कहां से स्टार्ट होती है? गोकुल भाई जाट से। बात करें गोकुला, तो गोकुला नाम क्यों पड़ा वो सुन लीजिए, है ना, ये भी बताऊंगा मैं। तो ये तिलपट्ट गांव मथुरा के जमींदार थे और जाटों ने इनके नेतृत्व में संगठित होकर औरंगजेब का विद्रोह किया था, है ना। औरंगजेब का विद्रोह किया था। गोकुला इनका नाम था, गोकुल भाई जाट। लेकिन तिलपट मतलब मथुरा के पास गोकुल के वहां के रहने वाले थे, वहां से आकर के कोसी के पास बस गए बाद में। तो कहने लगे कहां से आया? गोकुल से। गोकुल से, गोकुल से नाम हो गया गोकुला। क्या हो गया नाम? गोकुला। कि गोकुल से आने वाला व्यक्ति है गोकुला। ठीक है, तो गोकुला हो गया गोकुल भाई जाट का नाम। और गोकुला जो है या गोकुल भाई जाट हैं, ये पहले व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में भरतपुर धौलपुर या आसपास के क्षेत्र के जो जाट थे वो संगठित होकर के औरंगजेब का विद्रोह करते हैं। औरंगजेब का विद्रोह क्यों किया? सर, एक तो कर व्यवस्था, अत्यधिक कर लिया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी राजस्थान में, अत्यधिक कर लिया जाता था। अत्यधिक कर के अलावा याद रखिए धर्मांतरण कराया जा रहा था बड़े पैमाने पर, है ना। लोगों से कहा जाता था या तो जनेऊ उतार दो, मुस्लिम धर्म अपना लो, या फिर गर्दन कटवा लो। तो धर्मांतरण किया जा रहा था, है ना। और बहुत ज्यादा दुराचार की स्थिति थी। तब जाटों ने एक संगठित पहली बार आंदोलन प्रारंभ किया गोकुल भाई जाट के नेतृत्व में। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद आते हैं राजा राम जाट। कौन से जाट? राजा राम जाट। राजा राम जाट की अगर मैं बात करूं तो इनके नेतृत्व में 1685 ईस्वी में, कब? 1685 ईस्वी में दूसरा जाट विद्रोह हुआ। सेकंड, पहला जाटों का जो विद्रोह था वो हुआ गोकुल भाई जाट के नेतृत्व में। दूसरा जो नेतृत्व में हुआ वो हुआ राजा राम जाट के नेतृत्व में। राजा राम ने 1688 में सर एक कमाल कर दिखाया था। आगरा में स्थित अकबर की कब्र, ठीक है, ध्यान से सुनना। राजा राम जाट जी ने क्या किया कि आगरा में जो अकबर की कब्र स्थित है उसे खोद करके वहां से अकबर की हड्डियां निकाल ली
और हड्डियां वगैरह सारी चीजें निकाल करके और हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार कर दिया। सोचिए, मुगल एम्पायर में इतनी बड़ी घटना घटी, मुगल साम्राज्य में इतनी बड़ी घटना घटी कि भरतपुर का कोई जाट शासक है ना, या भरतपुर का कोई जाट, राजा राम जाट, जो कि आगरा में स्थित अकबर की कब्र को खोद करके हड्डियां निकाल लेते हैं और उन्हें हिंदू जो रीति रिवाज है उससे दाह संस्कार कर देते हैं। हड्डियों को जला दिया और वह राख वहां रखा सारा सामान क्या किया, लूट लिया सर, है ना। भरतपुर के जाट जो थे राजा राम जी, इनके द्वारा वहां रखा हुआ पूरा सामान लूट लिया गया, कब्र को खोद करके हड्डियां निकाली गई और उनको जला दिया गया। अब आगे बात करते हैं चूड़ामन जाट, जिसको कि जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक माना जाता है चूड़ामन जाट जी को। देखिए 1695 से 1721 के बीच की बात है, इन्होंने शासन किया है 1695 से 1721। इन्हें जाट साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। वही मैं अभी आपको बता रहा था कि जाटों के कौन है, ये संस्थापक है। भरतपुर के जाट वंश के संस्थापक माना जाता है किसको, चूड़ामन जी को। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इन्हें बारामूला, है ना, बारामूला से सिकंदरा, कहां तक, बारामूला से सिकंदरा तक के शाही मार्ग की सहदारी वसूल करने का अधिकार दिया था। क्लियर। चूड़ामन ने थून के किले का निर्माण करवाया। जाटौली थून एक जगह पड़ती है सर, कौन सी जगह, जाटौली थून, वहां पर एक मिट्टी का किला बनवाया गया था सर्वप्रथम। भरतपुर के रियासत के संस्थापक महाराजा श्री चूड़ामन जी जाट द्वारा जाटौली थून में पहला मिट्टी का किला बनवाया गया था, याद रखना। ठीक है, तो इन्हें जाटों का संस्थापक माना जाता है। क्लियर, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
हेलो हेलो सर, आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, और ना ही आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया। अब प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना? प्रॉपर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दें, है ना। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा बदन सिंह जी से लेकर के, क्योंकि प्रॉपर आवाज़ ना आने के कारण पूरा ये आप लोग शायद नहीं सुन पाए हैं। बड़ी थोड़ी तेज़ी से अपन रिपीट कर देंगे। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं बदन सिंह जी की। तो एक बार देख लीजिए, बदन सिंह जी को सवाई जय सिंह जी द्वितीय द्वारा डीग की जागीर दी गई, राज तिलक किया गया, ब्रजराज की उपाधि दी गई। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बदन सिंह जी को। बदन सिंह जी ने कुमेर, डीग, भरतपुर, वेर में नए किलों का निर्माण करवाया और अपना निवास बनाया। किसको? डीग को। डीग को अपना निवास बनाया तथा भरतपुर नामक रियासत का गठन किया और डीग को अपनी राजधानी बनाया। जो जयपुर वाले सवाई जय सिंह हैं, उन्होंने जयपुर, दिल्ली, आगरा के शाही मार्गों की सुरक्षा इनके हवाले की थी। आगे बात करते हैं महाराजा सूरजमल जी। महाराजा सूरजमल जी 1756 से 1763 तक राज करते हैं। और याद रखना, इन्होंने भरतपुर में एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी बनाया भरतपुर को। बात करें कि शिक्षा और साहित्य से बड़ा प्रेम था, इसलिए इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। पढ़ा लिखा शासक, जाटों का पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है। किसको? महाराजा सूरजमल जी को। शिक्षा और साहित्य से बड़ा प्रेम था, इसलिए जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का अफलातून भी कहा जाता है सर। महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह को सिंहासन पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद करो, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, है ना, वहां पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। किसकी? जयपुर वाले शासकों की। 1754 ईस्वी में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के आक्रमण को विफल किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठाओं का साथ दिया और पानीपत की पराजय के बाद मराठाओं को शरण दी और भरतपुर किले में रखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आवाज नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। सर आ रही है आवाज बहज तक, पायल राजपूत। चलिए, बीच में नहीं आ रही थी शायद, है ना, तब आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं। आगे बात करें महाराजा सूरजमल जी। महाराजा सूरजमल जी 12 जून 1761 में आगरा के किले पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। तो जाटों के अधिकार में आया सर आगरा का किला। बात करें, तब जाट राजवंश की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 1763 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, महाराजा सूरजमल किसको प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। आगे बात करें तो दो पुस्तकें लिखी हैं, एक मंगल सिंह ने लिखी है सुजान संवंत विलास, और दूसरी पुस्तक है सुदन की। कौन है? सुजान चरित्र। दोनों पुस्तकों में महाराजा सूरजमल का गौरवतापूर्ण, पराक्रमपूर्ण जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है। अच्छा, बात करें 1733 में लोहागढ़ दुर्ग और डीग के जल महलों को किसने बनवाया? महाराजा सूरजमल ने बनवाया। आगे बात करते हैं रणजीत सिंह। ठीक है, अगला शासक कौन आएगा सर? रणजीत सिंह जी आ जाएंगे। चलिए, अब तो वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, बात करते हैं रणजीत सिंह जी की आगे, महाराजा सूरजमल जी से आगे। तो रणजीत सिंह जी की अगर बात करें तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। और 1804 ईस्वी में मराठा सेना नायक होलकर को लेकर हुए विवाद के कारण अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 5 माह तक लगातार जबरदस्त आक्रमण करने के बावजूद, कितने माह तक? 5 माह तक जबरदस्त आक्रमण करने के बावजूद भी अंग्रेज दुर्ग को जीत नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है लोहागढ़ का दुर्ग, है ना। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ का दुर्ग। ऐसा गढ़ जो लोहे का बना है, ऐसा गढ़ जो मतलब
लोहे का बना हुआ गढ़ जो है उसे कहते हैं अपन लोहागढ़। ऐसा दुर्ग जो जीता नहीं जा सका कभी अंग्रेजों द्वारा। आप खुद ही देख लीजिए 1804 में मराठा सेना नायक होलकर को लेकर हुए विवाद के कारण लॉर्ड जो अंग्रेजी सेनापति था लॉर्ड लेक ने सर जी भरतपुर पर आक्रमण कर दिया और 5 महीना तक आक्रमण चला। कितने महीने तक? 5 महीने तक किले पर आक्रमण किया गया, लेकिन जबरदस्त आक्रमण के बावजूद भी अंग्रेज दुर्ग को नहीं जीत पाए। कारण यह था कि ये लोहागढ़ की आन बान शान थी, प्लस इस किले की जो दीवार है वो बहुत मोटी है और किले की दीवारों के बीच में मिट्टी भरी गई है ताकि जब गोले लगते थे तो मिट्टी में धंसने के कारण ठंडे हो जाया करते थे, फटते नहीं थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। बहुत ही सुंदर प्रकार का जो दुर्ग है। अच्छा, किसने बनवाया लोहागढ़ का दुर्ग? महाराजा कौन? याद करो जल्दी से। महाराजा सूरजमल जी ने लोहागढ़ दुर्ग व डीग जल महलों का निर्माण करवाया। आगे देखो, इसके बाद शासक कौन बने? जसवंत सिंह जी। यह 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे। किसके समय? 1857 की क्रांति के समय कहाँ के शासक थे भैया? भरतपुर के शासक थे। आगे बात करते हैं विजेंद्र सिंह जी, है ना, ये भरतपुर के जाट राजवंश के अंतिम शासक थे, है ना। इनके बाद भी हैं महाराजा, वर्तमान में महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, लेकिन जो राजाओं का राज था वो चला गया। वर्तमान में लोकतंत्र है ना, वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र है। सर जी पायल पूछ रही है लोहागढ़ दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण हुए? बेटा 5 महीने तक आक्रमण चले हैं रुक के, है ना। तो कोई जैसे आपकी जो सुजान चरित्र है ये वाली पुस्तक, ये बताती है कि लोहागढ़ दुर्ग पर 11 बार आक्रमण हुए थे। कितनी बार? 11 बार। जबकि सुजान सामंत विलास जो पुस्तक है वो कहती है कि 8 बार आक्रमण हुए थे। तो अलग अलग राइटर अलग अलग बताते हैं। बाकी एक लगभग समय है कितनी बार? 5 महीने तक लगातार आक्रमण हुए थे। 5 महीने तक जबरदस्त आक्रमण चलते रहे थे लोहागढ़ दुर्ग पर। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं। यहां से आगे देख लीजिए एक बार भौगोलिक परिदृश्य की। कौन से परिदृश्य की? भौगोलिक परिदृश्य। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो 5 जिले पड़ोस में हैं, डीग, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। डीग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। तो डीग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर 5 जिले इसके किस में आते हैं? नजदीक में आते हैं। बात करें पड़ोसी राज्य की, कौन से राज्य की? पड़ोसी राज्य की यदि बात करें तो भरतपुर की सीमा हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा और किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से भरतपुर की सीमा लगती है। बात करें वनस्पति की तो यहाँ पर धोकड़ा, बेर, गटबेर, सैमल, खसघास वनस्पतियां पाई जाती हैं। अच्छा, खसघास को आप याद रखना। खसघास का जो उपयोग है बेटा वो इत्र और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। इत्र और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ों का प्रयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? दोनों बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है सर। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें मृदा यहाँ कैसी पाई जाती है? तो जैसी कल डीग जिले में बताई थी वैसी मृदा यहाँ पाई जाती है। यहाँ जलोढ़, काली, गहरी, मध्यम मृदा एवं भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। बात करें बेटा फसलों की तो यहाँ बाजरा, गेहूं, पपीता, गन्ना, नींबू, बेर, सहतूत, मसूर, राई और सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है भरतपुर में। याद रखना, सरसों तथा तंबाकू आदि फसलों की बुवाई की जाती है। यहाँ वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, राष्ट्रीय कब? 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना की गई है। बात करें पशुधन की, कौन से धन की बात करें? पशुधन की। तो याद रखना यहाँ मेवाती नस्ल का गौवंश और मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं और मेवाती नस्ल का क्या पाया जाता है? गौवंश पाया जाता है। बात करें खनिज पदार्थों की तो यहाँ सिलिका सैंड, कौन सी सैंड? सिलिका सैंड और बंसी पहाड़ियों से लाल रंग का इमारती सैंडस्टोन व गुलाबी संगमरमर का उत्खनन किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर सिलिका सैंड, इसके अलावा लाल रंग का इमारती पत्थर, है ना, गुलाबी संगमरमर का उत्खनन किया जाता है। क्लियर? ये है आपका भरतपुर जिला। आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं। देख लीजिए अंजलि अत्री, राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा। देखिए आगे अगर बात करें उद्योग तो याद होगा सिमको फैक्ट्री। कौन सी? सिमको फैक्ट्री। तो देखिए जिले में रेल के डिब्बों के निर्माण हेतु वर्ष 1957 में, कब? 1957 में सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको, है ना, फुल फॉर्म सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको की स्थापना की गई थी। भरतपुर में कांच उद्योग, सरसों के इंजन छाप तेल की इकाइयाँ,
कार्यरत हैं। तो सरसों की, कांच उद्योग की और सिमको फैक्ट्री भरतपुर में स्थित है। बात करें नदियों की, तो नदियों में सर जी 3 नदियां बहती हैं। देखिए इस जिले में 3 मौसमी नदियां बहती हैं, बाढ़ गंगा, रूपा रेल और गंभीरी, है ना। बाढ़ गंगा, रूपा रेल और गंभीर 3 नदियां बहती हैं। बाढ़ गंगा की बात करें तो बाढ़ गंगा जयपुर जिले के रामगढ़ बांध से शुरू होते हुए भरतपुर से गुजरती है तथा भरतपुर जिले की बयाना तहसील के पास गंभीर नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गंभीर नदी में मिल जाती है। बात करें गंभीर नदी की, गंभीर नदी करौली जिले के पांचना बांध से शुरू होती है तथा भरतपुर से आगे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें तीसरी रूपारेल नदी की, कौन सी नदी? रूपारेल। तो रूपारेल नदी अलवर जिले की पहाड़ियों से शुरू होकर के कामन तहसील से भरतपुर में प्रवेश करती है। इस स्थान पर बंद बरेठा, कौन सा? बंद बरेठा नामक बांध, है ना, कांकुड़ी नदी पर बरेठा गांव के पास बना हुआ है। कांकुड़ी नदी पर बना हुआ है बरेठा गांव के पास में, ठीक है। इस बांध के पानी का उपयोग इस जिले में पीने और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता 684 मिलियन क्यूसिक फीट, मतलब 29 गज फीट है। क्लियर। अब बात करें बंद बरेठा अभ्यारण्य की, है ना, अभ्यारण्यों की बात करते हैं। बंद बरेठा, ठीक है, यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां पर भरतपुर के शासक शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे? शिकार किया करते थे, ठीक है। अभ्यारण्य जहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। यह अभी वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने काकुंद नदी के पास 1866 ईस्वी में बांध का निर्माण कराया था और 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। क्लियर सर, महाराजा राम सिंह जी द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए बहुत ही स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। जिन विद्यार्थियों को होना है सवार तो चढ़ जाओ जल्दी से, सीटें हैं खाली, है ना, और जिनको नहीं होना है वो बैठे रहो अपने स्थान पर। चलिए आगे चलते हैं। लाइक करो सभी, पायल बिल्कुल लाइक कर दो भाई। इस बांध के निकट महाराजा किशन सिंह जी ने शाही महल बनवाया। इसी बांध, बंद बरेठा के निकट शाही महल बनवाया किशन सिंह जी ने, जो अब भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। जो कैसी संपत्ति है साहब? भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बरेठा में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। 200 से अधिक प्रकार के क्या विचरण करते हैं? पक्षी विचरण करते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य में चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुगर पाए जाते हैं। बात करें अजान बांध की, कौन सा बांध? अजान बांध। अजान बांध की बात करें, यह भरतपुर में बाण गंगा गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। इससे केवलादेव घनापक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। कौन से बांध से जलापूर्ति होती है? अरे केवलादेव घनापक्षी विहार को कौन से बांध से जलापूर्ति होती है? अजान बांध से। आगे चलते हैं सर। नहरों की बात करें तो भरतपुर में एक ही तो नहर है, ले दे करके, है ना, पूरे भरतपुर में एक ही नहर है, ले दे करके। यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, भरतपुर नहर परियोजना। क्लियर। आगे चलते हैं। बात करें वन्य जीव अभ्यारण्यों की तो पहला आ गया केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भरतपुर में स्थित है। पहली बात, स्थापना वर्ष 1956 में की गई है। स्थापना कब की गई है? वर्ष 1956 में की गई है। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और वर्ष 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिला। क्लियर। तो दोनों बातें याद रखनी, रामसर साइट, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1985 में इसे यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राजस्थान का कैसा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है सर? घना पक्षी विहार। ठीक है, आगे देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर किया गया था। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं। क्लियर सर। तो नाम भी किसके नाम पर रखा गया था? शिव मंदिर के नाम पर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए अगला, इसमें भारतीय सारस, कौन से सारस? भारतीय सारस, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेटेंट स्टार्क, कॉमरेट, नाब बिल डक, है ना, और व्हाइट स्पून बिल, है ना, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को
पक्षियों की आश्रय स्त्री या पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पाइथन मतलब पाइथन पॉइंट स्थित है। पाइथन मतलब क्या होता है? अजगर। अजगर जो सांप है, उस अजगर सांप का पाइथन पॉइंट भी यहाँ स्थित है, क्योंकि पक्षी अंडे देते हैं, प्रजनन के लिए यहाँ आते हैं और पाइथन दावत उड़ाते हैं, है ना, उनके अंडों से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, स्थापत्य और संस्कृति की बात करें यदि मैं, तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? सर एक तो है दुर्गों में दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, जो कभी जीता ही नहीं गया, 5 महीने तक आक्रमण हुए। ये लोहागढ़ दुर्ग की तस्वीर देख रहे हैं आप, है ना। पारिक व भूमि श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण 1733 में किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ अष्ट धातु का दरवाजा देख लो। इस किले पर जब आप जाओगे तो यहां पर जो दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा अष्ट धातु का है भैया। महाराजा जवाहर सिंह द्वारा 1765 ईस्वी में दिल्ली के मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लाया गया था, है ना। जब दिल्ली में मुगलों से जीत गए थे तो लाल किले का जो दरवाजा था वो उखाड़ करके लाया गया था यहाँ 1765 में, अष्ट धातु का जो लगा दिया गया। अच्छा, ये लाल किले वाला दरवाजा कहाँ का है? तो याद रखना, वास्तव में दरवाजा था चित्तौड़ दुर्ग का, है ना। चित्तौड़ दुर्ग से जब चित्तौड़ पर विजय करता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, किसके समय याद है? जब पद्मिनी रानी हुई थी, पद्मावती, ठीक है, रावल जो समर कौन थे, उनके समय अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ से इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ले आता है, यहाँ से आगरा जाता है और यहाँ से ले आते हैं भरतपुर वाले, है ना। भरतपुर वाले इस दरवाजे को ले आए। इन्होंने फिर भरतपुर से चित्तौड़ में ऐसा कहते हैं कि भाई बहुत सारे संदेश भेजे थे कि आपका जो दरवाजा है चित्तौड़ किले का यहाँ पड़ा हुआ है, भरतपुर में ले जाओ। उसी समय किले का काम चल रहा था, किले के लिए दरवाजे की आवश्यकता थी, चित्तौड़ से कोई लेने नहीं आया, तो महाराजा सूरजमल जी ने वो यहाँ पर अवस्थित करवा दिया। आगे चलते हैं सर। देखिए, लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को जीतने का 5 बार प्रयास किया। कितनी बार? देखो, अब लॉर्ड लेक ने कितनी बार प्रयास किया? 5 बार। कोई कह रहा था 8 बार, कोई कह रहा है 11 बार, अलग अलग बातें हैं। लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को जीतने का 5 बार असफल प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। इस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। लॉर्ड लेक का क्या कहा जाता है? वाटरलू कहा जाता है। तो याद रखना, इस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू भी कहा जाता है। दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। इस दुर्ग की सुंदर इमारतों में कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल शामिल हैं। महाराजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की तथा इसके पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। क्लियर? तो मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने के बाद जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, याद रखना। चलें आगे। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलते हैं, देखो आगे, बयाना दुर्ग। ठीक है, कौन से दुर्ग की बात करते हैं? बयाना। सर राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। बिल्कुल है सर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का सिंह द्वार याद रखोगे आप, राजस्थान का सिंह द्वार क्या है? अलवर है। राजस्थान रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जोधपुर है। तो वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं बयाना दुर्ग की। इस दुर्ग का निर्माण यादव वंशीय राजा विजयपाल ने करवाया था, है ना। विजयपाल ने दमदमा पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर? दमदमा पहाड़ी पर करवाया था, जिसका अन्य नाम विजय मंदिरगढ़ या बाणासुर दुर्ग मिलता है। बाणासुर दुर्ग पता है? बाणासुर बयाना जो है, बाणासुर की नगरी थी, अभी बता भी रहे थे सर, है ना। तो देख लीजिए, यादव वंशीय राजा विजयपाल ने करवाया था दमदम पहाड़ी पर। और विजय मंदिरगढ़ या बाणासुर दुर्ग भी इसे कहा जाता है, या इसे बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में स्थित भीम लाट को राजस्थान का कुतुब मीनार, है ना। तो इस दुर्ग में स्थित भीम लाट को राजस्थान का कुतुब मीनार भी कहा जाता है। महाभारत कालीन 2000 वर्ष पुराना इतिहास लिए समुद्र तल से 854 फीट ऊंचाई पर स्थित यह गुप्त काल के विभिन्न शासकों के अधीन रहा है। बयाना का किला जो आज छीण हालत में पड़ा है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। किले में 26.3 फीट ऊंची भीमलाट
मतलब विजय स्तंभ जिसको कह रहे हैं अपन, जिसको राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है, का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह जनाना महल तथा राजमहल मंदिर में स्थित है। राजवंशीय एवं गुप्तकालीन सिक्कों से भरा ताम्रपत्र का कलश आज भी बयाना निधि के नाम से राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। याद रखिए, कौन सी? राजवंशीय एवं गुप्तकालीन सिक्कों से भरा हुआ ताम्र कलश आज भी बयाना निधि के नाम से जाना जाता है, जो संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। यह यहाँ अकबर की छत्री स्थित है सर। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक कब्रें स्थित हैं। ठीक है, तो याद रखना, कब्रों वाला दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कब्रों वाला दुर्ग है बयाना। चलें आगे चलते हैं। भरतपुर का महल और संग्रहालय, ये भी आप देख लीजिए, जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। देखो सर, एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हो क्या? बिल्कुल ऑफलाइन। अंजलि, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, आप चाहो तो एसएससी जीडी की तैयारी करने आ सकते हो ऑफलाइन बैच में। आगे देख लो, भरतपुर महल और संग्रहालय। इस महल में परिसर में कमरा खास में एक संग्रहालय है। इस महल के परिसर में कमरा खास में एक संग्रहालय है, जहां भरतपुर की कला, संस्कृति, मूर्तियां, सैकड़ों शिल्प एवं प्राचीन शस्त्रों को रखा गया है। इसमें मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलिए चलते हैं आगे। प्रमुख मंदिर कौन कौन से भरतपुर के प्रमुख मंदिर हैं? नंबर 1 गंगा मंदिर, 2 मंजिला इमारत है सर गंगा मंदिर। ठीक है, नंबर 1 पे आता है गंगा मंदिर। भरतपुर का लोकप्रिय गंगा मंदिर राजपूत, मुगल, द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर है, पूरे राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है सर, राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर है, याद रखना। 84 खम्भों पर 2 मंजिला बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह जी द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और राजा विजेंद्र सिंह जी द्वारा इस मंदिर में देवी गंगा की मूर्ति रखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण काल में 90 वर्षों का समय लगा। 90 वर्षों में मंदिर बनके तैयार हुआ। और इस मंदिर के लिए जो व्यक्ति थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनसे भी वेतन लिया गया था, उनके वेतन में कटौती की गई थी इस मंदिर को निर्माण करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी, देखिए वही बात आ गई, राज्य के सभी कर्मचारी तथा समृद्ध लोगों से 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ का मुख्य आकर्षक भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर। आगे बात करें लक्ष्मण मंदिर। राजस्थान के जो जाट वंश है उनके कुल देवता हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण मंदिर भगवान राम के भाई लक्ष्मण को समर्पित इस मंदिर में राजस्थानीय स्थापत्य शैली और गुलाबी रंग के पत्थरों पर अत्यंत अनुपम नक्काशी का काम किया गया है। इन्हें भरतपुर के राजवंश के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे बात करें उषा मंदिर। ठीक है, उषा मंदिर, यह भारत के एकमात्र उषा मंदिर है। याद रखना, पूरे भारत में एकमात्र उषा मंदिर है, जो कौन से दुर्ग में है? बयाना दुर्ग में। ठीक है, भारत में एकमात्र उषा मंदिर कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग में स्थित है। बात करें राजेश्वरी मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर, तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है राजेश्वरी माता। कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी, है ना। और कुल देवी कौन मानी जाती है? राजेश्वरी माता मानी जाती है। बात करें देव बाबा, तो इनका प्रमुख मंदिर नगला जहाज गांव में स्थित है। इनको ग्वालों के पालनहार के रूप में भी पूजा जाता है ना, ग्वालों के पालनहार के रूप में भी पूजा जाता है। बात करें संत लाल जी, तो इनकी प्रधान पीठ नगला जहाज गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष अश्वनी शुक्ल एकादशी एवं माघ पूर्णिमा को क्या लगता है भैया? मेला लगता है। चलिए आगे बात करें पैनोरमा की बात करें, तो यहाँ राणा सांगा की पैनोरमा कहाँ होगी? बोलो, खानवा में। कहाँ होगी? खानवा में होगी। यहाँ राणा सांगा पैनोरमा खानवा एवं महाराजा सूरजमल स्मारक किशोरी महल पैनोरमा में स्थित है। क्लियर। आगे बात करें प्रमुख मेले कौन से लगते हैं भरतपुर में, तो पहला हो गया गरुड़ मेला। कौन सा मेला? गरुड़ मेला। गरुड़ मेला कब लगता है सर? यह मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया को बंसी पहाड़पुर में लगता है, बंसी पहाड़पुर में, जहाँ का पत्थर गुलाबी बहुत फेमस है। आगे बात करें ब्रज महोत्सव। यह महोत्सव फागुन महीने की शुक्ल पक्ष में 3 दिनों तक चलता है, ब्रज महोत्सव। ठीक है सर जी। आगे बात करें नंबर 3,
हीरामन बाबा का मेला, यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद चतुर्थी एवं वैशाख चतुर्थी को नगला जहाज में लगता है। क्लियर, आगे चलते हैं सर। आगे देखिए भरतपुर का समापन होने वाला है। ये रहा जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में यह मेला भरतपुर में अश्विनी शुक्ल पंचमी से चतुर्थी तक लगता है। इस मेले में सर्वाधिक हरियाणवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सबसे ज्यादा इस मेले में बेचे जाते हैं हरियाणवी पशु बेचे जाते हैं। बात करें आगे बजरंग पशु मेला, तो यह मेला अश्विनी कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक लगता है। बात करें झील का वाड़ा मेला, तो झील का वाड़ा मेला भरतपुर में लगता है, देवी जी का है ना, कैला देवी पर। आगे चलते हैं, देखिए नृत्य एवं गीत। अगर भरतपुर के नृत्य एवं गीत की बात की जाए तो अब तक राजस्थान में टॉप मोस्ट जो चल रहा है, जो बार बार पूछा जाता है, वो ये है बम रसिया। कौन सा रसिया? बम मतलब होता है लगाड़ा टाइप का जिसे बजाया जाता है और रसिया गाए जाते हैं। तो बम रसिया नृत्य भरतपुर का फेमस है, याद रखना है आपको। कई एग्जामों में राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है, ठीक है, राजस्थान पुलिस में 2-3 बार, एसटीसी, बीएस इन नॉर्मल पूछा जाता है बम रसिया नृत्य, है ना। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बम या बम रसिया नृत्य, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला भरतपुर और अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में बम मतलब नगाड़ा, है ना, अभी बताया था मैं, बम मतलब नगाड़े बजाए जाते हैं और रसिया का गायन किया जाता है। रसिया गाने के कारण यह बम रसिया कहलाता है। बात करें डपली ख्याल की बात करें तो डपली ख्याल, इस ख्याल का प्रचलन लक्ष्मणगढ़, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में है। बात करें नौटंकी, कितनी टंकी? 9 टंकी। कितनी है टंकी? 9 है टंकी। तो 9 टंकी की यदि बात करें तो इसके प्रवर्तक डीग के निवासी हैं भूरेलाल। याद रखना, कहाँ के निवासी? डीग के निवासी भूरेलाल जी, ठीक है। तो नौटंकी के प्रवर्तक डीग के निवासी भूरेलाल तथा प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद थे, ठीक है। नौटंकी के प्रवर्तक कौन थे? नौटंकी के प्रवर्तक थे 2 लोग, एक तो थे डीग के भूरेलाल, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? गिरिराज प्रसाद। इनके प्रमुख विषय नल दमयंती, है ना, वो होता है, पूरी नौटंकी होती है, लैला मजनू, नकाबपोश रूप बसंत, है ना, राजा भर्तरी तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये जो नाटक हैं ये नौटंकी के माध्यम से दर्शाए जाते थे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। बात करें चरकुला नृत्य, है ना बेटा, ये है चरकुला नृत्य है। क्लियर, चरकुला नृत्य की बात करें तो यह मूलतः उत्तर प्रदेश का है वास्तव में, है ना, लेकिन इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन भरतपुर में होता है, भरतपुर जिले में होता है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर, बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर 108 दीपक जला करके फिर उसे धारण करके तब ये नृत्य किया जाता है सर, है ना। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा की स्मृति में ये नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य। क्लियर, तो याद रखना चरकुला नृत्य अगली बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं खानवा तो है ही इंपॉर्टेंट। यह स्थान रूपवास तहसील में स्थित है। यहाँ बाबर एवं राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया। बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, ठीक है, भरतपुर के कौन कौन से व्यक्तित्व प्रमुख रहे हैं, तो चलिए एक बार देख लीजिए जल्दी से। संध्या, हाँ सर, जय श्री राधे सर, जय श्री राधे संध्या जी। बड़े दुख की बात है सर, कितनी अच्छी क्लास चल रही है बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं भाई जी, देख लीजिए एक बार, छोड़िए, है ना, क्लास शानदार चल रही है और काम के लिए आएगी आपके। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करता हूँ, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन कौन व्यक्ति हैं जो जानते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी को, है ना, कौन कौन व्यक्ति हैं जो जगन्नाथ पहाड़िया जी को जानते हैं? एक बार थंब इंप्रेशन भेज के बताएं, ठीक है। भरतपुर निवासी हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी, राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना, राजस्थान की अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया जी जो हैं ये 6 जून 1980 से और 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने महीने रहे? 13 महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस छोटे कार्यकाल में पहाड़िया ने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी क्या लागू कर दी? शराबबंदी लागू कर दी।
राजस्थान में शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं भरतपुर के। ठीक है, पाड़िया इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी उसमें मंत्री भी रहे थे पाड़िया जी। वे 1989 से 1990 तक 1 साल के लिए बिहार और 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। 2009 से 2014 तक 5 साल तक राज्यपाल रहे हरियाणा के, 1 साल बिहार के राज्यपाल रहे, इंदिरा गांधी कैबिनेट में रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाता है जगन्नाथ पाड़िया जी का। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति भरतपुर के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं, 2021 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया सर। नटवर सिंह जानते होंगे, विदेश मंत्री, ये वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे जिनका संबंध भरतपुर के जाट परिवार से था। ठीक है, नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे जिनका संबंध किससे था, भरतपुर के जाट परिवार से था। चलिए आगे चलते हैं, भरतपुर प्रजामंडल हल्का सा बता देता हूं आपको इसके बारे में भी। मार्च 1938 में रेवाड़ी, पहली बात तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है, रेवाड़ी में हुई थी। याद करो प्रजामंडल आंदोलन जब मैंने पढ़ाए थे, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है, रेवाड़ी में हुई है। की स्थापना गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र नाथ व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। गोपीलाल यादव को प्रजामंडल का अध्यक्ष तथा ठाकुर देशराज ठाकुर साहब व रेवती शरण को उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्याय को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। बात करें गोकुल वर्मा की, कौन से वर्मा है भैया, गोकुल वर्मा। इन्हें शेरे भरतपुर कहा जाता है, नोट कर लो भले ही कॉपी में, गोकुल वर्मा, इन्हें शेरे भरतपुर कहा जाता है। इनका भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, गोकुल वर्मा कौन है, शेरे भरतपुर। आगे जितेंद्र सिंह गुर्जर, जितेंद्र सिंह गुर्जर, इनके द्वारा सैनिक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें 13,000 कितने हजार 13,000 शहीदों की फोटो से सजाया गया है। इनका संबंध भरतपुर से है। क्लियर सर, आगे चलते हैं, सभ्यता, सभ्यता बात करें तो सभ्यता भरतपुर में कौन कौन सी मिली हैं, बिल्कुल अंजलि सर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, सर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल अंजलि कोचिंग स्टार्ट कर दी है हमने, है ना। सभ्यता, सभ्यता की बात करते हैं सर। सभ्यता में देखिए पहला मलाहा, है ना, तो यह घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य में स्थित है। यहां से अधिक संख्या में तांबे की तलवारें, किसकी, कॉपर की, तांबे की तलवारें और हारपून प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, हारपून प्राप्त हुए हैं। बात करें बयाना की, तो बयाना में कौन सी सभ्यता प्राप्त होती है, बयाना, इसका प्राचीन नाम क्या था, श्रीपंथ। बयाना का प्राचीन नाम क्या है सर, श्रीपंथ। कोई पूछ ले, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। यहाँ गुप्तकालीन सिक्के, कौन से कालीन, गुप्तकालीन सिक्के एवं नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के और नील की गुप्तकालीन सिक्के तथा नील की खेती के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। सर यदि हम आगे बात करें तो आगे सुन लीजिए 1 मिनट में। चलिए सर आगे चलते हैं, नूह, किसकी बात करते हैं, नूह की बात कर लेते हैं। तो नूह में एक बार देख लो क्या है, नूह की बात करें तो इस लोह युगीन, कौन से युगीन, लोह युगीन सभ्यता का उत्खनन कार्य वर्ष 1963 में किया गया। किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया सर। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में नूह की सभ्यता को खोजा गया और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई है तो वो याद रखना, यहाँ से विशालकाय यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। भरतपुर के नूह से विशालकाय यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, विशालकाय यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है तथा मौर्यकालीन पॉलिश युक्त, है ना, चुनार के चिकने पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, मौर्यकालीन पॉलिश युक्त पत्थरों के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यक्ष की प्रतिमा फेमस है, याद रखना, नूह सभ्यता से मिली है, भरतपुर से। बात करें विविध तथ्यों की तो सुन लीजिए सर,
राजस्थान में पहली बार भरतपुर नगर निगम द्वारा 100 एकड़, कितने एकड़, 100 एकड़ के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। निम्न निगम ने दिल्ली की AK कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया है। आगे बात करें दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा सुन लो। राजस्थान सरकार ने आर्द्र भूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, ये आपका करंट चल रहा है, चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अंदर भरतपुर में भी आप देख पाओगे शेर, चीते, भालू, है ना, सारी चीजें देख पाओगे। आगे चलते हैं, आगे देखो। राज्य का पहला कोरोना दिवंगत पार्क कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी याद में स्मृति उद्यान बनाया जाएगा। आगे बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यह केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी। चलिए सर, खत्म हो गया। आज की क्लास यहाँ आकर के कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुबह आपकी क्लास चलती है मैथ और रीजनिंग की चैनल पर लाइव 8 बजे से, तो सभी विद्यार्थी सुबह लाइव क्लास ले लिया करें। शाम को जिला दर्शन चल रहा है अभी, तो जिला दर्शन की क्लास चल रही है। मुलाकात करेंगे कल एक और नए जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।